हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आइए आज हम बात करने वाले हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पेपर वन इन मेन सेक्शन एंड यूनिट वन इन प्रीलिम सेक्शन फॉर एमपीपीएससी एंड द मेन इम्पोर्टेंट पेपर इन एनी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इज हिस्ट्री. History is the first subject which is introduced or which is taught in your classes. But इसको सबसे ज्यादा बोरिंग, सबसे ज्यादा लेंथीएस्ट और सबसे ज्यादा बल्कि मान के स्टूडेंट्स या तो इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने में फंस जाता है और इसको तैयार करने के चक्कर में बाकी सब्जेक्ट अफेक्ट हो जाते हैं, या फिर इसको वो कोशिश करता है कि यार जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, बाकी छोड़ दो. लेकिन हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से रीड कर लेंगे, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, तो इसके नोट्स भी बहुत अच्छे से बन सकते हैं और आपके जो आने वाले पेपर्स हैं, बीट ज्योग्राफी, बीट पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, इनफैक्ट ऐसे, उसमें भी यह सब्जेक्ट अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया तो इसको डील करना बहुत आसान हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. Why we have to read history, how we have to read history, and what are the benefits of reading history or learning history, especially for the civil service examination. No, first of all, if we talk about the MPPSC examination, MPPSC has given history as a subject in paper 1 part A in main section. You are already aware about this, that paper 1 consists of history section. Okay, पार्ट ए एंड पेपर वन. ठीक है, अब इसका सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि पहले आप एक नज़र इस सिलेबस पर डालिए. कोई न्यू स्टूडेंट्स हैं 2025 की तैयारी कर रहे हैं या फिर 26 में देने वाले हैं, 27 में देने वाले हैं, ये वीडियो उन सब के लिए होने वाला है जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में आगे बढ़ रहे हैं और हमारे कोई ना कोई एक सब्जेक्ट को जानना चाहते हैं कि तैयारी कैसे करें. तो उसके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है. तो लाइटर मोड पे बस आपको थोड़ा समझना है और अपनी तैयारी में एक डायरेक्शन देना है. सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्रीलिम से नहीं, पहले मेंस के सिलेबस से स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक होलिस्टिक सिलेबस होता है. बस देखिए कि क्या सिलेबस होता है, उसके बाद हमें क्या डील करना है उस पर बात करेंगे. जैसे पेपर वन में आया हिस्ट्री में हमारी कितनी यूनिट्स है, हर पेपर में क्या है, 5 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है आपका हर पेपर का एक सेक्शन. इसमें भी जो हमारी हिस्ट्री वाला पोर्शन है, हिस्ट्री पोर्शन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, इंडियन हिस्ट्री एंड एमपी हिस्ट्री. तो there are 2 units which are mostly devoted to Indian history section and 3 units are devoted to MP history section. पहला टेक अवे क्या आया कि हमारे जो सिलेबस में है एमपी हिस्ट्री का पोर्शन ज्यादा वेटेज लिए हुए है. हमें हिस्ट्री तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन एमपी हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़नी है. और बच्चे बोलेंगे मैम इंडियन हिस्ट्री इतना टाइम से बचपन से स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन वो तो समझ में आती नहीं है, वो तो याद इतनी रहती नहीं है, तो हम एमपी की हिस्ट्री कैसे याद करेंगे. इसका आंसर ये है कि एमपी हिस्ट्री तो आसान होनी चाहिए. हर जिले की कुछ ना कुछ इतिहास होगा. आप अगर बालाघाट से में रह रहे हैं, आप झाबुआ में हैं, आप अमरकंटक में हैं, आप ग्वालियर से हैं, आप भोपाल से हैं, तो हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की कुछ ना कुछ एक हिस्ट्री है जो थोड़ा बहुत सबको आइडिया है. अब उसी हिस्ट्री को, सभी हिस्ट्री को मिला के ओवरऑल आपको क्या है, अपनी एमपी की हिस्ट्री प्रिपेयर करनी है. तो इसमें आपका एक जो ग्रुप स्टडी वाला पोर्शन है ना, वो बहुत काम करता है इस हिस्ट्री को रिवाइज करवाने में और बहुत अच्छे से मेमोराइज करने के लिए. उसके बारे में भी आगे डिस्कशन करेंगे कि हम इस हिस्ट्री को कम टाइम में कैसे हमारे माइंड में रख सकते हैं. ठीक है, ये 2 पोर्शन हो गए. उसके बाद सिंपल से देखेंगे, जो मैंने बताया इंडियन हिस्ट्री की 2 यूनिट्स हैं, तो उसमें एक यूनिट 1 है, दिस इज प्योरली डिवोटेड टू इंडियन हिस्ट्री. और इंडियन हिस्ट्री के सेक्शन में भी अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो इंडियन हिस्ट्री 3 भाग में डिवाइडेड होता है. इंडियन हिस्ट्री हमेशा नॉर्मली अगर हम जब भी स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी छोटी टेक्स्ट बुक्स होती थी. एक होती थी आपकी एंशियंट हिस्ट्री, दूसरी होती थी आपकी मिडिवियल हिस्ट्री और थर्ड होती थी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री. ठीक है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक 3 भारत होते थे. तीन तीन सेगमेंट्स में हमारे जो इतिहास को डिवाइड किया गया था, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत. यही वाली 3 चीजों को इन कुछ 3 पॉइंट्स में दिया गया है. ठीक है, सिंपल सी बात है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल. ठीक है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. फिर जो सेकेंड यूनिट है,
ये मध्य प्रदेश से डिपेंडेंट है। अब मध्य प्रदेश में भी प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, ठीक है, प्राचीन काल, आद्य प्राचीन काल, इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। फिर उस समय कौन कौन से राजवंश थे, तोमर, गोंड, कछवागात, उच्चकल, कौन कौन सी जनजातियों के राज्य थे, या फिर परमार, चंदेल जो राजवंश थे उनके बारे में पूछा गया है। थर्ड यूनिट है, ये थर्ड यूनिट आती है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेक्शन से। अब इस मॉडर्न हिस्ट्री वाले सेक्शन में क्या है, ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी, थोड़े थोड़े कीवर्ड्स देखते चलें। फिर कुछ पीजेंट्स है, रिवोल्ट्स है, और फिर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में कौन कौन से मूवमेंट्स हुए हैं, हु वर द लीडर एसोसिएटेड विद, ये सारे टॉपिक्स इसमें दे रखे हैं हमारे यूनिट 3 में। फिर यूनिट 4 में आते हैं, तो यूनिट 4 में भी एक छोटा सा टॉपिक, बस एक इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन है, इमरजेंस ऑफ इंडिया एज अ रिपब्लिक और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। इसके बाद ये जितना टॉपिक है वो पूरा किसका आ जाएगा, एमपी हिस्ट्री का आ जाएगा, ठीक है। तो स्पेसिफिकली दे आर ओनली 2 यूनिट्स रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। फिर जो 5th यूनिट है वो भी प्योरली डिवोटेड टू एमपी हिस्ट्री, जिसमें जो आपकी प्रिंसली स्टेट्स थे, होलकर, सिंधियास, भोपाल स्टेट टिल इंडिपेंडेंस, एंड द स्ट्रगल ऑफ ट्राइबल हीरोज, दैट इज रघुनाथ शाह, भीमाजी नायक एंड खाजिया नायक। सो इनके बारे में थोड़ी हमें हिस्ट्री पढ़नी है। तो सिलेबस ने क्या करा, आपको डिफाइन कर दिया कि भाई बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है, अब उस हिस्ट्री में से आपको ये चीज पढ़नी है। सिमिलर वे में अगर हम आगे आते हैं तो हमारा जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, प्रीलिम्स के सिलेबस में हिस्ट्री से क्या है डिनोटेड, कितनी है, 1 यूनिट है, पहली यूनिट है, ठीक है। इस बात पे ध्यान रखना, पहली यूनिट कौन सी है, इंडियन हिस्ट्री की। ज्योग्राफी भी हो सकती थी, पॉलिटी भी हो सकती थी, इकोनॉमी भी हो सकती थी, लेकिन क्या है, इंडियन हिस्ट्री। क्यों है, अभी आने वाले टाइम में आप जानेंगे। अब इसमें क्या बताया है, इसमें भी कहीं ना कहीं आपको हिस्ट्री एंशियंट, मिडिवियल और मॉडर्न के फॉर्म में कुछ ना कुछ इसके टॉपिक्स क्या कर रखे हैं, बाइफरकेट कर रखे हैं या डिवाइड कर रखे हैं। जैसे ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये आपके एंशियंट हिस्ट्री वाले पोर्शन से आते हैं। सेकंड जो ये वाले टॉपिक हैं, इवेंट्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपकी मिडिवियल यानी मध्यकाल से आते हैं। फिर कल्चरल वाली फॉर्म्स आ गए, सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स, ये आपके किस किस से आ गए हैं, ये आपके मिडिवियल प्लस मॉडर्न वाले सेक्शन से आ गए। फिर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल मॉडर्न है, और इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट ये भी वाला मॉडर्न का पोर्शन है। मतलब आप पहले जो 5 यूनिट आपके मेंस में, पहले नहीं कहना चाहिए, बाद में 5 यूनिट आती हैं, प्रीलिम्स में आपको एक ही यूनिट में आपको एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न पढ़ना है। तो एमपीपीएससी हैज स्पेसिफाइड वेरियस टॉपिक्स, आपको उन टॉपिक को ही डील करना है और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पे काम करना है, ठीक है। तो ये तो क्लियरली बात हो गई भाई कि हमारा प्रीलिम्स में और मेंस में ये हिस्ट्री का क्या दे रखा है, आपका सिलेबस दे रखा है। तो हमेशा ये याद रखना है, बोला भी जाता है कि सिलेबस एक प्रकार से आपको कहना चाहिए अमृत, अमृत पान का काम करता है, ठीक है। अगर इसको घोट के पी लिया, इसको समझ लिया, तो आप आराम से अपने जो एमपीपीएससी या कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी रूपी जो मझधार है या फिर जो एक लंबा रास्ता है उसको बहुत जल्दी पार कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए सिलेबस को समझना, याद करना और बहुत अच्छे से इसके साथ अपने आंसर राइटिंग या अपनी प्रिपरेशन को करने वाला ही स्टूडेंट या एस्पिरेंट्स है वो एक्सेल कर पाता है, ठीक है। और भी फैक्टर्स होते हैं बट ये सबसे इंपॉर्टेंट और फोरमोस्ट फैक्टर होता है जब भी आप तैयारी स्टार्ट करें। अगर कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट अभी 2027 में तैयारी के लिए अगर सोच रहा है, अभी वो अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में है या जस्ट 12th पास, अभी जैसे 12th के रिजल्ट्स आए हैं, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले देखिए कि आप जिस चीज की तैयारी करने वाले हैं पहले उससे बनोगे क्या एक चीज, और उसको बनने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो होता है, एग्जाम कैसा होता है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के फॉर्म में है या सिंपल प्रीलिम्स और इंटरव्यू है, और सब फिर थर्ड नंबर पे आता है उसका सिलेबस क्या है, मतलब क्या पढ़ना है जिससे मैं ये बन पाऊंगा या बन पाऊंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अब हमको हिस्ट्री में भाई सिलेबस पता चल गया, क्या हो गया, कैसे हो गया। अब मैं आपको बात करूंगी 3 फैक्टर्स पे हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि वाई हिस्ट्री, हिस्ट्री ही क्यों जोड़ी गई है आपके सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में, ठीक है। क्यों, क्यों में आपको क्लियर आंसर्स मिल जाएंगे कि इसके फायदे क्या होने वाले हैं। फिर हाउ टू अप्रोच, इसको हम डील कैसे करने वाले हैं, तो आ जाएगा कैसे, ठीक है। हाउ टू अप्रोच में आ जाएंगे कि हम इसको कैसे डील करेंगे, क्या होंगे। और फिर लास्ट में आ जाएगा इसका क्या, रिवीजन वाला पोर्शन,
या फिर कहेंगे इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। या फिर वैल्यू एडिशन कैसे हो सकता है सिलेबस का ओवरऑल अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस के, ठीक है। इन 3 पॉइंट्स पे आज आप हिस्ट्री पे बात करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई क्यों जोड़ा है। कभी भी कोई सब्जेक्ट पढ़ना अगर आप स्टार्ट करते हैं, अगर आपके दिमाग में ये क्लियर है कि भाई मैं इसको क्यों पढ़ रही हूँ या क्यों पढ़ रहा हूँ, तो आप उसको उतनी एनर्जी से या उतने डिवोट होकर चीजों को समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी आर्ट्स स्टूडेंट को हमने एक इंजीनियर की बुक पकड़ा दी, ठीक है, तो कैसा लगेगा उसको? उसको लगेगा यार पता नहीं कौन सी चीज है, क्या होता है, बिल्कुल सारे शब्द ऊपर से जाएंगे और उसको ना वो मेमोराइज कर पाएगा ना समझ पाएगा। सेम वे, अगर आप किसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को अगर आर्ट्स की चीजें पढ़ाते हैं, बट आर्ट्स की चीज में ये फायदा होता है कि आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप डे टू डे लाइफ में प्रॉपरली विजिबल है और देख पा रहे हैं, सो इट बिकम easier फॉर अदर बैकग्राउंड स्टूडेंट टू गेट एक्सेल इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। आपने देखा ही होगा कि रिसेंट टाइम में बहुत सारे जो इंजीनियर्स होते हैं वो क्यों इन एग्जाम्स में कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस ही ऐसा डिजाइन किया गया है कि आप अगर आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, मैनेजमेंट से हैं, इनफैक्ट आप अगर मेडिकल फील्ड से भी हैं तो भी आप एक सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन में एक्सेल कर सकते हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि सिलेबस में आपको ये जो सब्जेक्ट जोड़ा गया है, इफ बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री पोर्शन, बाकी सिलेबस ही पूरा ऐसा डिजाइन है कि आप कोई भी फील्ड के वो कर सकते हैं, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री पेपर। देखो, आपका हिस्ट्री का सिलेबस, जैसे मैंने एक चीज पे फोकस करा था कि पार्ट 1 में या फिर पहली यूनिट ही क्यों जोड़ी गई, क्योंकि हिस्ट्री को अगर अपन पढ़ेंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि अगर आपने हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ ली तो आपकी ज्योग्राफी बहुत अच्छे से हो जाएगी। कैसे? आपकी पॉलिटी अच्छे से हो जाएगी, आपकी इकोनॉमिक्स अच्छे से हो जाएगी, आपका एथिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा जो हमारा पेपर 4 है, और आपका ऐसे भी आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं अगर आपने इस एक सब्जेक्ट को समझ लिया तो। जैसे कि एक कोट है, क्या कहा गया है कि हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिमिलर वे में ज्योग्राफी ऑफ हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। मतलब ज्योग्राफी की भी एक हिस्ट्री होती है और हिस्ट्री की भी एक ज्योग्राफी होती है। इस बात को समझ पा रहे हैं अगर किसी ने भी हिस्ट्री पढ़ा है तो? कैसे? आपकी कोई भी सभ्यता स्टार्ट हुई, कहाँ हुई, ज्योग्राफिकल कंडीशन पर डिपेंड करती है, ठीक है। आप अगर रेगिस्तान में रह रहे हैं तो रेगिस्तान में रहने के अकॉर्डिंग आपका पहनावा होगा, आप उस प्रकार से आपकी फूड हैबिट्स होंगी, उसी सेम वे में आप अपनी सिविलाइजेशन को या फिर आप अपना रहने का तरीका डेवलप करेंगे। आप अगर किसी फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं तो फॉरेस्ट एरिया में आपका रहने का तरीका, आपका लिविंग स्टैंडर्ड, आपका खाने पीने का तरीका, आपकी प्रॉब्लम्स सब डिफरेंट होंगी। तो उन्हीं बेसिस पे हम जो एंशियंट सिविलाइजेशंस पढ़ते हैं वो किस पे डिपेंड करती है? ज्योग्राफी पे। अरब्स इंडिया क्यों आए हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ गुड क्लाइमेट। या कोई भी फॉरेन क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी बहुत अच्छी थी, यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा था, विच प्रोवाइड गुड फूड, गुड लाइफ, इकोनॉमिक कंडीशन, एंड हेंस द इकोनॉमिक कंडीशन आपकी स्ट्रांग होगी तो आपकी पॉलिटिकल कंडीशंस बहुत स्ट्रांग हो जाती, यू कैन रूल वेरियस पीपल, यू बिकम रिच। तो ये सब कॉन्सेप्ट किससे आया? ज्योग्राफी से। अब ज्योग्राफी की हिस्ट्री क्या होनी चाहिए? जिस एरिया में प्लेन में रह रहे हैं वो कैसे फॉर्म हुआ, आपकी जो नदियां आ रही हैं, आज पहाड़ बने हैं, जैसे कि हमारे जबलपुर में आप भेड़ा घाट देख सकते हैं, तो भेड़ा घाट में जो लाइमस्टोन की वॉल से जिनसे नर्मदा रिवर निकलती है, पहले कुछ ना कुछ वो रॉक्स क्या थी? सेडिमेंट्री रॉक्स थी। उन रॉक्स का टाइम पे ड्यू टू वेदरिंग और रीजन्स नदी आने से उनका चेंज हुआ, और आज जो ज्योग्राफिकल फीचर्स आप देख रहे हैं, वेदर, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ओशंस, फॉर्मेशन ऑफ लैंड मास, ये सब कैसे पता चलता है? आपने इनकी कुछ हिस्ट्री पढ़ी है, उसी बेस से ज्योग्राफी पता चल रहा है, ठीक है। अब अगर आप पॉलिटी पे बात आते हैं तो पॉलिटिकल कंडीशन में अगर आप देखते हैं कि नॉर्मली हम अगर टाइम से स्टार्ट करें कि शुरुआत में सिंपल मैन क्या था? एक हंटर था। हंटर के बाद गैदरर स्टार्ट हुआ, वो उसने गैदरिंग करनी, चीजें चालू करी, एग्रीकल्चर चालू हुआ, फिर धीरे से वो एक एरिया का राजन बन गया जिसके पास कुछ पावर नहीं थी। उसके बाद राजन के बाद उसने प्रॉपरली क्या ले ली? किंग की पोजीशन ले ली, किंग से वो सम्राट बन रहे हैं, ठीक है। मौर्य सम्राट, ये सारी सम्राट बन रहे हैं, तो क्या हुआ?
उसने धीरे धीरे अपनी चीजें एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दी। अब यही तो पॉलिटी है। छोटा सा एरिया था, उसको रूल करना स्टार्ट हुआ, उसको रूल करने के लिए बढ़ता गया तो कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में चीजें आने लगी। एक फैक्टर तो ये। दूसरा, हमारा जो 60% कॉन्स्टिट्यूशन है वो किससे ड्राइव होता है? आपकी हिस्ट्री से। कैबिनेट मिशन प्लान आ रहा है, क्रिस्प मिशन आ रहा है, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे हमारा बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ड्राइव्ड है। अगर वो चीज इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ड्राइव्ड है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कैसे आया, कहाँ आया, क्या कंडीशन थी, ये कौन बता रहा है हमें? हिस्ट्री बता रहा है। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? तो आप अगर इसको अच्छे से पढ़ा तो आपकी पॉलिटी अच्छी हो जाएगी। अटॉर्नी जनरल को कहाँ बैठना चाहिए, क्या पावर होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या इंपॉर्टेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन क्यों देना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि एससी एंड एसटी की कंडीशंस वर डिप्राइव्ड, अच्छी नहीं थी, उस समय अंबेडकर जी ने उसको ऐड किया। इसी प्रकार से अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, टाइटल्स का कॉन्सेप्ट, ये सब कहाँ से आता है? हिस्ट्री से आता है। उन्हीं बेस पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या है, वो फ्रेम किया गया है। और हम पॉलिटी में क्या पढ़ते हैं? मेनली कॉन्स्टिट्यूशन का जो इम्प्लीमेंटेशन है इज पॉलिटी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन इज पॉलिटी which is in your subject, and that constitution has been derived 60% from the history. Clear? Geography मैंने बता दिया। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स वाली कंडीशन कैसे आई? यही हंटिंग गैदरिंग, ट्रेड कैसे होते थे? हमने अगर शुरुआत में बहुत पहले जानते तो रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता था, व्हाट वी आर एक्सपोर्टिंग, व्हाट वी आर इंपोर्टिंग। वास्को ड गामा अगर हमारे पोर्ट पे आ रहा है, वो कुछ सामान लेके जाता है, स्पाइसेस लेके जाता है, तो यहाँ से आपने सुना होगा कि वो 50 to 60 टाइम्स रेवेन्यू कलेक्शन करके जाता है, ठीक है, दैट इज हाई। वहीं से आपने सी रूट्स डेवलप करे, ट्रेड रूट्स डेवलप होते हैं रोमन्स के साथ, मेसोपोटामियन के साथ, हड़प्पन सिविलाइजेशन में आप अपने ट्रेड रूट्स के बारे में जानते हैं। आज वही एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी क्या है, पास्ट में हमारा किसके साथ क्या रिलेशन है, वो चीज भी आज कुछ ना कुछ बेनिफिट करती है, उसके अकॉर्डिंग आज के हमारे रिलेशंस बनते हैं। अगर अभी रिसेंटली देखेंगे तो अभी जो हमारी नेबर की पॉलिसी है वो आपको कौन समझाता है हिस्ट्री में से? कौटिल्य ने समझाई है। व्हाट विल बी योर फॉरेन पॉलिसी, नेबर्स पॉलिसी, who will teach that, who had taught about all these things फ्रॉम कौटिल्यस अर्थशास्त्र? ये हमें बहुत इजीली पता चलती है कि हमें नेबर के साथ कैसे डील करना चाहिए। व्हाट इज द स्पाइस सिस्टम, रोल ऑफ स्पाइस सिस्टम, पाकिस्तान के साथ क्या ट्रेड थे, क्या इश्यूज है, अफगानिस्तान का क्या प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान का क्या प्रॉब्लम है। इफ ही डज नॉट रीड अबाउट हिस्ट्री, हाउ विल यू डील विथ दीज थिंग्स इन इकोनॉमिक कंडीशंस, इन योर जियो पॉलिटिकल, इन योर डिप्लोमेसी? क्लियर आई बात? अब आते हैं एथिक्स में। अगर हम एथिक्स की बात करते हैं तो एथिक्स में हमारे पेपर में एक जो टॉपिक दिया हुआ है वो थिंकर्स का पोर्शन है। कुछ थिंकर्स का पोर्शन पॉलिटी में भी है। इफ यू नो वेल अबाउट जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, कौटिल्य, अहिल्याबाई होलकर, you know about their policies and first of all what were their ideologies या उनकी philosophies हैं, तो उनके बेसिस पे आज वर्क करना, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो, हेल्प्स यू। आप विवेकानंद के बारे में पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो विवेकानंद का रोल क्या रहता है? विवेकानंद हैज टॉट अबाउट नेशनलिज्म, गुड फिजिकल स्ट्रेंथ, सच बोलना, डिवोट करना अपनी लाइफ में, क्या सिखाते हैं? विवेकानंद के बारे में अगर एज अ हम हमारे सब्जेक्ट में पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें सीखते हैं। बट अगर आप पर्सनल लाइफ में एथिकली है तो एथिकल प्रिंसिपल जो विवेकानंद के हैं वो आपको कौन सिखाएगा? हिस्ट्री पर सिखाता है। विवेकानंद ने कौन कौन से मूवमेंट स्टार्ट करे, विच समाज या विच ऑर्गेनाइजेशन वर एस्टेब्लिश्ड बाय स्वामी विवेकानंद, एंड व्हाट वर द मोटो और व्हाट वर द थीम ऑफ दो समाज, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, व्हाट वर दे डूइंग? दे वर प्रोमोटिंग मोनोथिज्म। और किसके अगेंस्ट? जो ऑर्थोडॉक्सिकल या सुपरस्टिशंस था इंडियन सोसाइटी में, विच वर मेकिंग इंडिया बैकवर्ड, तो उस चीज को प्रमोट करने का काम करा हमारा कौन से? सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हमारे इंडिया में हुए थे। तो वही सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स की जो आइडियोलॉजी हैं, जो सारी हम लोग उनसे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, थॉट पढ़ते हैं, वही आपके एथिक्स में कहीं ना कहीं यूज होता है, ठीक। सो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू हिस्ट्री। सो वाई हिस्ट्री का पहला पोर्शन तो ये हो गया कि आप अगर हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके आने वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एथिक्स, ऑल विल बी वेरी क्लियर एंड यू विल इजीली अप्रोच या उनको राइट कर सकते हैं।
सेम थिंग विद द ऐसे पेपर। अगर आप ऐसे में कुछ भी ऐसे लिखने के लिए आया है तो हमेशा मैं सिखाती हूँ, या फिर आपने नॉर्मल कहीं और भी देखा होगा कि कभी भी कोई ऐसे लिखा जाता है, कोई भी टॉपिक हुआ, फॉर एग्जांपल कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी, और व्हाई वुमेन एम्पावरमेंट इज रिक्वायर्ड, या यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज अ बून और बैन, और सोशल मीडिया इज अ बून और बैन। ठीक है, तो कोई भी आप ऐसे लिखते हैं, अगर नॉर्मल एक ट्रेडिशनल ऐसे लिखा जाए तो एवरीथिंग हैज अ हिस्ट्री। आप अगर सोशल मीडिया की भी कुछ ना कुछ हिस्ट्री होगी, उससे ही बेसिस पे आप चीजों को स्टार्ट करेंगे। क्लियर? सो क्या हुआ, ऐसे राइटिंग में भी आपकी हिस्ट्री ने हेल्प करी। इफ यू नो अबाउट द वुमेन कंडीशन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन और प्री हिस्टोरिक पेज एज, और ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक पीरियड, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन राइटिंग द essay ऑफ 10 pages, क्योंकि आप बहुत अच्छे से उस कंडीशन के साथ साथ आज की प्रेजेंट कंडीशन को रिलेट कर सकते हैं। व्हाट आर द रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड, यू कैन इजीली राइट इन दैट पेपर इफ यू नो अबाउट द बेसिक कंडीशन। सिमिलर वे, अगर आप किसी आज कास्ट सेंसस पे अगर आपका ऐसे आता है, या फिर टेक्नोलॉजी पे ऐसे आता है, एनवायरमेंट पे ऐसे आता है इनफैक्ट, तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप देख रहे होंगे इस समय में चल रहा है, बट देयर आर वेरियस स्टॉर्म्स टाइप कंडीशन इन होल ओवर कंट्री। What were these conditions? If you know about the environment condition, if you have read about Harappan civilization, you will be aware that they were worshipping nature. Now we should also worship nature. और आपने एक डायलॉग सुना होगा या फिर कहीं अगर सुना होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर का बहुत अच्छा कोट है जिसको मैं हमेशा यूज करती हूँ। इफ यू वांट, ओके, कोट ये है, बैक टू बेसिक्स, बैक टू बेसिक्स, इफ यू वांट, if you want to march towards फ्यूचर, हमें बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, तब जाके हम फ्यूचर में चल सकते हैं। समझ में आया इसका मीनिंग क्या है? आपको बहुत छोटी छोटी बेसिक चीजों पे काम करना होगा, तब जाके आप क्लाइमेट के चेंज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेचर वर्शिप, क्या नेचर वर्शिप में होता है, पीपल ट्री को क्यों पूजा जाता है, तुलसी का क्या इम्पोर्टेंट है, फॉरेस्ट जो हमारा एफॉरेस्टेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, पहले लोगों ने क्या करा था, चिपको मूवमेंट में क्या हुआ था। तो ये ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू हिस्ट्री। अगर आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे तो आज की प्रॉब्लम्स बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगी इन प्रैक्टिकल लाइफ। ये तो सिलेबस की बात हो गई। प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर आप हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको दूसरा पॉइंट ये मिलता है कि इफ यू आर गोइंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, अगर आपको पता है कि भाई सो एंड सो रूलर ने ये पॉलिसी बनाई थी, ठीक है, पॉलिसी मेड टू हैंडल, फॉर एग्जाम्पल टू हैंडल रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है, सो इट बिकम इजी फॉर यू टू डज नॉट मेक मिस्टेक्स। ठीक है, एक कहावत है कि वी डोंट डाइव इनटू रिवर अगेन एंड अगेन, या फिर हम उस रिवर में बार बार कूद के तैरते नहीं हैं या फिर डूबते नहीं हैं। एक बार का ले लिया उसके बाद हम सीख जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, एक्सपीरियंस। आप पुराने रूलर से, पुराने रूलर्स हो गए, अशोकन्स हो गए, हर्षवर्धन है, अकबर है, इन सारे रूलर से, गुप्ता एम्पायर है, विक्रमादित्य है, राजा भोज है, आप इनकी हिस्ट्रीज बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो इट बिकम इजी फॉर यू टू हैंडल द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस और फिर कम्युनल वायलेंस या कल्चरल सिग्निफिकेंस, इन सब चीजों का क्या इंपॉर्टेंस है एंड हाउ वी हैव टू डील विद दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स, इट बिकम इजी फॉर यू। ओके, सो ये वाली चीज क्या हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन में हो जाती है। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हाउ टू डील विथ हिस्ट्री। सबसे ज्यादा परेशानी स्टूडेंट्स को ये आती है, मैम बता तो दिया, इंपॉर्टेंट है, सब कुछ है, लेकिन हम इस पे कैसे काम करें। इसके काम करने के 3 तरीके मैं आपको बताती हूँ। 3 पे चलिएगा आप तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहला आ जाएगा आपका पॉइंट टू पॉइंट। ये पेन इज नॉट गुड। ओके, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी, ठीक है, पहली चीज ये। दूसरा है आपका माइंड मैपिंग, ठीक, और तीसरा है माइंड मैपिंग और टाइमलाइन।
एक तरीका ये होता है, और थर्ड इज आपका जॉनर्स, ठीक है, या फिर प्रॉपर कह लेंगे सेगमेंट्स। डन। इन तीन भागों में हमें क्या करना है, हिस्ट्री को पढ़ना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फटाफट। कैसे आप इसको पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है कि आपको हिस्ट्री और से छोर पढ़ने का काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि हमारी हिस्ट्री एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न में डिवाइडेड है, तो हम एंशियंट से स्टार्ट करेंगे और मॉडर्न तक जाएंगे। क्लियर। कोई भी मॉडर्न उठा के पढ़ने की कोशिश नहीं करना कि मॉडर्न का सिलेबस ज्यादा आता है, कम आता है, या मिडिवल का कम आ रहा है तो मिडिवल नहीं पढ़ते हैं। नो, आप अगर उसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको चीजें रिलेट करना बहुत आसान हो जाएगा, आपको फैक्ट्स याद करना बहुत आसान हो जाएगा, आपको रीजन पता चल जाएगा कि वाई वी आर यूजिंग दिस, आज इस डेट के बाद ये क्यों हुआ, ये क्यों चेंज आया। इट बिकम इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज। सो हमें पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि हम एज अ ह्यूमन से डेवलप कैसे हुए, ह्यूमन के बाद हम स्टोन एज में गए, और स्टोन एज के बाद आपने मेसोलिथिक में छोटे छोटे उनको और शार्पन किया, और उनको शार्पर करने के बाद आप न्यूलिथिक में आते हैं, न्यूलिथिक में अपने एग्रीकल्चर स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद अगर हम जाएंगे हमारे आईवीसी में, इंडियन वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि क्या हुआ, इसकी वजह से क्यों हुआ, कौन सी एडवांसमेंट आ गई, तो इंडस वैली आया। और इंडस वैली के बाद फिर वैदिक सिविलाइजेशन क्या आया, और वैदिक में भी हमने ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक में क्या कंडीशन थी, उनमें फिर ऐसे क्या चेंजेस आए, जो महाजनपद का कॉन्सेप्ट आया, और महाजनपद में भी फिर एक महाजनपद कौन स्ट्रांग निकल के फिर मौर्यन एम्पायर कैसे आया। आपको अगर इसको लाइन में पढ़ना है तो इसको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसकी प्रॉपर टाइम है, आई विल नॉट टेलिंग यू कि आप बिल्कुल पैलेलिथिक मेसोलिथिक का एकदम डेट याद करिए, सारी चीजें याद लिखिए, लेकिन एक प्रॉपर दिमाग में क्लियरेंस होनी चाहिए, तभी आप कनेक्टिव कर सकते हैं कि भाई ह्यूमन इज स्टार्ट मेकिंग वेपन्स। फिर उन्होंने टाइम आया कि नहीं, बड़े वेपन से काम नहीं हो रहा, तो दे मेड दे वेपन शार्पन। वेपन्स शार्प होना स्टार्ट हो गए तो उन्होंने उससे खेत काटना, पेड़ काटना स्टार्ट कर दिया। जब वो हो गए तो एक लैंड देखा, और लैंड में फिर उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। एग्रीकल्चर आने के बाद उन्हें के प्रॉपर स्टेब्लिश होने लगे, घूमना बंद कर दिया। जब एग्रीकल्चर हो गया, घूमना बंद कर दिया, तो फ्लरिश सिविलाइजेशन हो गए, तो उन्होंने एक एरिया का एक जो पावरफुल इंसान होगा या जो डोमिनेट करता है उसको एक कुछ पावर दे दी, ठीक है। कुछ पावर देने के बाद पावर धीरे धीरे करते बढ़ते बढ़ते राजाओं में पहुंच गई, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर उसमें ओवर एक सोसाइटी डेवलप का कॉन्सेप्ट आने लगा, एक साथ लोग रहेंगे तो उनको मैनेज करना पड़ेगा, उस मैनेजमेंट के लिए कुछ डिवीजन स्टार्ट हो गए, वर्ण सिस्टम का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया, जो कि आज की डेट में कास्टिज्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको वर्ण वर्ण सिस्टम का ओरिजिन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आज की डेट में जो कास्टिज्म और कास्टिज्म पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट चल रहा है, उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर। कैसे रिलेट हुई चीजें, आई थिंक बोरिंग नहीं जा रहा है, आराम से लेके चलना है, ठीक है। सब समझिए बैठ के, जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करें तो आपके लिए चीजें आसान हो जाए, ठीक है। ये हुआ। अब सेकंड चीज मैंने बोली माइंड मैप और टाइम। अब ये जो आप चीजें पढ़ेंगे उसको ना एक लिखने का तरीका, जो माइंड मैप और टाइमलाइन वाली चीज है ना, वो ऐसे आती है। हमेशा हिस्ट्री पढ़ो ना ऐसे बनाया करो, जैसे कि यहाँ पर हमने बोला कि 2 लाख बीसी से हमारा कौन सा पीरियड स्टार्ट होता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड का स्टार्ट हुआ। ऐसे लाइन बताए, यहाँ से गए, यहाँ 10,000 तक गए, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे जाते, जैसे अगर हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर आया आपका 2600 BC, ठीक है, हड़प्पा चालू हो रहा है। फिर यहाँ से आ गया 1900 BC। ये आपकी कॉपी में बनाया करो, ठीक है। अब इसमें बनाने से क्या होता है, अब इसमें टाइम पीरियड में जो जो कंडीशन हुई, इसके बीच में अगर कोई एक चीज ऐड हो रही है वो ऐड करते जाओ, यहाँ कुछ चीज अगर आ रहा है उसको ऐड करते जाना है। अब ये हड़प्पा का टाइम पीरियड है, तो हड़प्पा टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें कुछ और आई क्या, यहाँ पर कुछ और कंडीशन चेंज हुई है क्या, कुछ डेट में चीजें चेंज हुई है क्या, आप यहाँ पर लिख दो। यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें एडेड, जितने भी कॉन्सेप्ट या फैक्ट है हम लिखते चलेंगे। तो एक ये प्रॉपर जो टाइम लाइन है, इसको हमें बनाना है। और इसके साथ साथ जो माइंड मैपिंग होती है, माइंड मैपिंग में इस टाइमलाइन पे तो आपने यहाँ पर एराज लिख दिए, या इस इन इस टाइम पीरियड में व्हाट वर द कंडीशंस, सूत पीरियड है, महाजनपद है, लिटरेचर का फॉर्मेशन हुआ, ऑल दीज थिंग्स अलोंग विद दिस माइंड मैप में जैसे लिखा आपने आईवीसी, और आईवीसी के माइंड मैप में जितने भी आईवीसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, उसकी टाउन प्लानिंग क्या है, उसके इंपॉर्टेंट साइट्स क्या हैं, हु वर द डिस्कवर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, व्हाट वर द रीजन ऑफ डिक्लाइन, ये सारी चीजें क्या माइंड मैप में आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका क्या होता है, मेमोराइज करने का है, इजी वे में, कम पेजेस में हमने काम काम की चीजें लिख दी, फैक्ट्स लिख दिए,
और डेट्स लिख दी। ठीक है, सो ये क्या काम हो गया, पहले आपने सिंपल से पढ़ा, उसको शॉर्ट करके लिखना स्टार्ट कर दिया कि भाई शुरुआत मैंने एंशिएंट मेडिवल मॉडल पढ़ा और शॉर्ट करके ये चीज आ गई। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका सेगमेंट में। अब आपको बेसिकली प्रॉब्लम होती होगी कि व्हाई वी आर रीडिंग दिस, हमें हिस्ट्री किसकी पढ़नी चाहिए, सिलेबस ने तो बताया वो तो पढ़ना चाहिए, लेकिन वो सिलेबस उसने क्यों बोला कि आप एम्पायर्स पढ़ो, आप पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कंडीशन पढ़ो। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने बोला था आपको बाद में बताऊंगी, ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्यों उन्होंने पॉलिटिकल हिस्ट्री इकोनॉमिक बोला, क्योंकि ये जॉनर्स में डिवाइडेड है हिस्ट्री। हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस होनी चाहिए वो इस फॉर्म में होनी चाहिए कि हम कोई भी जो टाइमलाइन में जो एरा पढ़ रहे हैं, जैसे ये टाइमलाइन मैंने आपको बताई, ठीक है, ये हड़प्पन वाली, तो इस टाइमलाइन में, इस टाइमलाइन में आपका इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, इसकी पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, यहाँ पर सोशल कंडीशन कैसी थी, यहाँ पर कल्चरल कंडीशन कैसी थी, आप इसको समझ पाएंगे तो आने वाले में जो चेंज हुआ है वो क्यों हुआ है वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन ऋग्वेदिक टाइम देयर वर द कंडीशन ऑफ वुमेन वर बेटर, बट इन लेटर वैदिक टाइम कंडीशन स्टार्ट डिट्रॉइटिंग, और विथ टाइम कंडीशन डिट्रॉइट होना स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि जो आपके रूलर्स थे या फिर जो आपकी कम्युनिटी थी, उन्होंने वॉर स्टार्ट कर दिए, और वॉर के लिए धीरे धीरे जो फीमेल है, फीमेल टुक अ बैक सीट, उससे कंडीशंस खराब हो गई, गोत्र सिस्टम स्टार्ट हो गया, तो बहुत सारी बाउंडेशन स्टार्ट हो जाती हैं। क्लियर? सो ये वाली सारी चीजें क्या है आपको बहुत अच्छे से समझ, कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा है आपका। मौर्यन एम्पायर में कौन कौन से कल्चर, कल्चर सिग्निफाइज द माइंडसेट ऑफ अ रूलर। if you have read about various inscriptions और stone edicts और rock edicts of अशोका, you will be हमें जो सोर्सेज हैं मौर्यन एम्पायर की, वो मूली इन दो तीन चीजों से ही मिलती हैं। एक तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र और अशोका के इंस्क्रिप्शन से, रॉक या पिलर एडिक्ट से मिलती हैं। तो कल्चर भी पढ़ लिया, क्या माइंडसेट था, वुड का यूज करते थे, स्टोन का यूज करते थे, मार्बल का यूज कर रहे थे, गोल्ड का यूज कर रहे थे। अब जिस चीज का आप यूज कर रहे हैं उतना ज्यादा एम्पायर क्या फ्लरिश हो रहा है। जैसे कि आज की डेट में कोई घर किसका बनाएगा, सीमेंट सिंपल का बनाता है, कोई घर वुड का बना रहा है, कोई संगमरमर का घर बना रहा है। तो इससे यही पता चल रहा है ना कि भाई जो नॉर्मल सीमेंट गारे का बना रहा है उसके पास कितना पैसा होगा, और जो संगमरमर का पूरा घर बना रहा है उसके पास कितना पैसा होगा। ठीक है, तो क्या सिग्निफाई करा, व्हाट वर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट एम्पायर और रूलर। सो हमने क्या पढ़ा, हम उन स्पेसिफिक रूलर्स के टाइम पे सोशल इकोनॉमिक कंडीशन की पढ़ रहे हैं। लेकिन जब एमपी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एमपी हिस्ट्री में हम स्पेशली उन डायनेस्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं जो हमारे एमपी के टाइम में एस्टेब्लिश थी। गोंड डायनेस्टी पढ़ी हमने, होलकर्स पढ़ रहे हैं, सिंधियास पढ़ रहे हैं। तो व्हाई वी आर रीडिंग, बिकॉज टू लर्न फ्रॉम देम, ये तो पहली प्रायोरिटी है। और उसके साथ ही साथ आपको अपने ग्लोरियस पास्ट के बारे में, तो आज अगर लाल बाग पैलेस है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों बनाया गया था। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि जो हमारी अहिल्या देवी अहिल्याबाई होलकर है, उनके राजवाड़ा पैलेस में मीटिंग्स चल रही हैं। तो क्या सिग्निफाई कर रहा है, उनका एक कल्चर सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, कैसे मीटिंग्स हो रही हैं वहां पर जाके, हमारे जो माननीय सीएम है वो मीटिंग्स ले रहे हैं, कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, तो उनको एक प्रकार से ट्रिब्यूट दिया गया है। और उनके प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन की जो जो टेक अवेज थे जो हम ले सकते हैं आज की डेट में डील करने के लिए, उनको लिया जा रहा है और उनसे एक्सपीरियंस से सीखा जा रहा है। ठीक, थर्ड आता है सेगमेंट वाली बात, यही मैंने बताई कि जॉनर्स में पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होनी चाहिए। लास्ट अब क्या है, सिंपल सी बात है, अब ध्यान रखना है, हमें पहले एंशियंट पढ़ेंगे, फिर हम मिडिवियल पढ़ेंगे, फिर हम मॉडर्न पढ़ेंगे, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसका कल्चर पढ़ेंगे, हिस्ट्री का। और इन चीजों को पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, टाइमलाइन और मैप का फॉर्म का यूज करना है, प्लस मैपिंग का। तो आपके जो नोट मेकिंग प्रोसेस है क्या है वो आसान हो जाएगी। और इन नोट्स को आप आराम से, अगर हम पूरे सिलेबस की बात करें तो 100 पेजेस के अंदर आपका इंडियन प्लस एमपी बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। मैंने तो 100 ज्यादा ही बता दी, इससे कम पेजेस में आप चीजों को कवर कर सकते हैं माइंड मैप में। क्या होगा इससे, हमारा रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा, एंड टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। सो ये ओवरऑल स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है फॉर अप्रोचिंग हिस्ट्री इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आई होप I had clear many doubts for an aspirant's point of view. If you have any other doubt, if you are still finding problems या इसमें कुछ और अगर आपको मिस लगता है कि that I should tell you, please do comment in the comment section. Till then,
थैंक यू सो मच।